Yes, so students, in this video we are going to revise our second chapter of class 11th, that is basic accounting terms. ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम लोग जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक हम लोग इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, और कब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे, जब तक कॉमर्स पढ़ेंगे तब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे, और तब तक इन टर्म्स का कहीं ना कहीं पर यूज़ आता रहेगा, राइट। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। इस पूरे वीडियो के थ्रू आपको मैं पूरे एक एक टर्म्स को जो है क्लियर कर दूंगा, कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। आपको वीडियो बस पूरा का पूरा ध्यान से देखना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो अकाउंटिंग टर्म हम लोग समझते हैं वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन से हम लोग समझते हैं कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक घटनाक्रम जो कि हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव ला सकती है। जैसे मैंने तुम्हें सामान बेचा, या तुमसे सामान खरीदा, या अपना सैलरी का पेमेंट किया, ये सब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव लाती है, हमारी वित्त स्थिति में चेंजेस लेकर के आती है। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। कोई मेरे यहाँ से टीम मेंबर छोड़ के चला गया, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुआ, ये मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता है। हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन से मतलब ये नहीं कि वो ट्रांजैक्शन कैश में ही हो, वो क्रेडिट में भी हो सकता है। मैंने आपको सामान उधार पर बेचा, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। कैश में बेचा, वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो ट्रांजैक्शन दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, मगर ट्रांजैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए। स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ट्रांजैक्शंस को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और एक होता है हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब वो हुआ, वो ट्रांजैक्शन से हुआ जो कि हम दूसरी सेकेंड पार्टी से करते हैं, किसी और पार्टी से करते हैं। जैसे मैंने आपको सामान बेचा या आपसे सामान खरीदा, सैलरी पेमेंट किया, ये सब में दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। बट कभी कभी अपने कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि इंटरनली हो जाते हैं, अपने बिजनेस के विद इन हो जाते हैं। जैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना। एसेट्स क्या? प्रॉपर्टी होता है, हम लोग इसको डिटेल में डिफाइन बाद में करेंगे। मगर हमारी प्रॉपर्टी का दाम गिर गया या हमारी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया, हम इन सब चीज़ों को अगर रिकॉर्ड करते हैं, ये सब कैसे ट्रांजैक्शंस हुए? इंटरनल। जैसे मैंने लैपटॉप 50,000 रुपये खरीदा, ये लैपटॉप की वैल्यू मेरी 30,000 रुपये हो गई, 20,000 रुपये मेरे लैपटॉप की वैल्यू घट गई। दिस इज एन इंटरनल ट्रांजैक्शन। कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? ये इंटरनल। इसके अंदर में कोई सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये हमारे अपने बिजनेस के अंदर ही हो गया, राइट। फिर एक और टर्म आता है जो कि हमारा ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ होता है, उस टर्म को हम लोग कहते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट हमारा आउटकम होता है, रिजल्ट होता है ट्रांजैक्शंस का। हमने जो भी ट्रांजैक्शंस किया उसका जो भी आउटकम हुआ, जो फायदा नुकसान, जो हमारे बिजनेस में, जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो बदलाव हुआ, वही क्या कहलाएगा? हमारा इवेंट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? हमारा इवेंट कहलाएगा। फिर हम लोग जो है अकाउंट्स पढ़ते हैं। अकाउंट की डेफिनेशन, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है कि हम एक जगह पर एक जैसी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, एक जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यही अकाउंट्स कहलाता है। मैंने अलग अलग लोगों को सामान बेचा, खरीदा, पेमेंट मिला, पेमेंट किया, सैलरी दिया, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए, मगर मुझे इन शॉर्ट जानना है कि मुझे ABC से मैं कितना पैसा पा रहा हूं, तो मुझे एक जगह पर अपने ABC के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब एक जगह पर मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ABC से। ABC को हमने सामान बेचा, जितनी बार बेचा, और ABC से हमें जितनी बार पैसा आया, हम सारी चीज़ों को एक जगह पर रिकॉर्ड करेंगे और नेट ऐड माइनस करने के बाद में निकाल लेंगे। नेट जो पैसा आएगा वो पैसा हम ABC से ले लेंगे। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है आपका वो ट्रांजैक्शंस, वो अकाउंट क्या होता है? वो प्लेस जहां पर आप एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड करते हो, उनको ऐड करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, वो कहलाता है आपका ट्रांजैक्शंस। फिर अगर हम लोग अगली डेफिनेशन पर आए तो फिर अगला डेफिनेशन हमारे लिए क्या? अगला डेफिनेशन हमारे लिए कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कैपिटल। अच्छा, कैपिटल पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को
एसेट्स पढ़ाना चाहता हूँ, राइट। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर दी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। एसेट्स क्या होता है हमारा? एसेट्स आर दी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एसेट्स। जैसे ये लैपटॉप, ये डेस्कटॉप, ये एसी, ये टीवी, ये कैमरा, ये सब लिल्हा एजुकेशन सेंटर की प्रॉपर्टी है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एसेट्स। तो जो भी चीज बिजनेस के पोजेशन में उसकी प्रॉपर्टी है, वही क्या कहलाता है बिजनेस के लिए? वही बिजनेस का एसेट कहलाता है, जो कि बिजनेस में फ्यूचर में कैश में या किसी और माध्यम से बिजनेस को बेनिफिट देता है। जैसे इस लैपटॉप से मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे भले ही डायरेक्टली कैश बेनिफिट नहीं मिलता हो, मगर मुझे बेनिफिट तो मिलता है ना, राइट। तो जो भी चीज जो कि बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से या तो फिर कैश में या तो फिर और किसी तरीके से बेनिफिट दे, वो क्या कहलाता है बिजनेस के लिए? एसेट्स। एसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अच्छा, एसेट्स को भी हम लोग फिर फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। एसेट्स को हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं एज नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। दो तरीके से एसेट्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका नॉन करेंट एसेट स्टूडेंट्स, और एक होता है आपका करेंट एसेट्स। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। करंट नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा समय तक मिलेगा, वो क्या कहलाता है हमारे लिए? नॉन करेंट एसेट। जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन करेंट एसेट्स। मगर कोई ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर ही अंदर मिल जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपके लिए? वो कहलाएगा करेंट एसेट्स। जैसे नॉन करेंट एसेट में आपका ये एसी हुआ, हमने एसी लगाया, तो क्या एसी का बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर ही अंदर मिल जाता है? नहीं, एसी 5 साल 6 साल इसकी नॉर्मल एक लाइफ होती है, राइट। तो ये एसी कैसा एसेट हुआ? नॉन करेंट एसेट। सर फिर करेंट एसेट में क्या क्या आएगा? जैसे कैश। कैश आपका जो है ना, वो एक करेंट एसेट होता है। कैश भी एसेट होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी होता है। और कैसा एसेट होता है? करंट एसेट। आप उसको रोटेट करते हो, उससे सामान खरीदते हो, फिर बेचते हो, फिर कैश आता है, वो करंट एसेट। बैंक, ये सब का सब आपका जो है ना करंट एसेट होता है। क्या होता है? करंट एसेट। हमारे पास में जो हमारा स्टॉक होता है, जो गुड्स होते हैं, ये सब का सब कैसे एसेट्स होते हैं? हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो कि हमारे कैश में 1 साल के अंदर अंदर में कन्वर्ट हो जाए, या जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए, वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। बात समझ में आ रही? अब देखो फर्दर नॉन करंट एसेट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है। ये 2 कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये 2 कैटेगरीज हमारे होते हैं आपके टेनिजेबल एसेट्स और इनटेनिजेबल एसेट्स। टेनिजेबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेनिजेबल एसेट्स। इनटेनिजेबल एसेट्स कौन से? जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सर जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, वो कैसे एसेट हुआ? तो ऐसे एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स जैसे गुडविल। गुडविल क्या हुआ आपका? एक इनटेनिजेबल एसेट। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड नेम, रेप्यूटेशन, जो कि एक बिजनेस अर्न करता है, वो क्या कहलाता है आपके लिए? वो एक कहलाता है इनटेनिजेबल एसेट। वो एक बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे लिल्हा एजुकेशन सेंटर की अपनी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अच्छी गुडविल है। हमारे यहाँ पर कॉमर्स में बच्चे दूसरे बच्चों को रेफर कर करके भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? हमें एडवर्टाइजमेंट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट में क्या है? गुडविल है। और यही क्या है हमारे लिए? इनटेनिजेबल एसेट। यही क्या है हमारे लिए? इनटेनिजेबल एसेट्स। बात क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? एक और कैटेगरी का एसेट होता है, जैसे मेनली एसेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा, एक तो नॉन करेंट, करेंट, और तीसरा कैटेगरी है फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप कैश में रिलाइज नहीं कर सकते, या जिनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? जो एसेट के तरीके से दिखाई तो देते हैं, आप बैलेंस शीट में अपने एसेट के तरीके से इसको लिखोगे तो एसेट के साइड में लिखोगे, मगर एक्चुअली ये एसेट होता नहीं है, राइट। इसके एग्जांपल्स स्टूडेंट्स हम लोग आगे की जब रिवीजन वीडियोस जो हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग उसको फिर डिस्कस करते हुए चलेंगे, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो अगला डेफिनेशन बताना चाहूँगा वो बताना चाहूँगा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मतलब उधार। सिंपल शब्दों में कहें तो फिर उधार, संपत्ति जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी एसेट। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? उधार। उधार जो बिजनेस आउटसाइडर्स को ओ करता है,
द अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स, जो उसको दूसरों को पैसा पे करना है, वो क्या हुआ? लायबिलिटी। मैंने तुमसे सामान उधार पर खरीदा, ये मेरे बिजनेस के लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। बात समझ में आ रही? मैंने तुमसे पैसा उधार लिया, क्या बन गया मेरे लिए? लायबिलिटी। बात समझ में आ रही? तो लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब उधारी। बात समझ में आ रही? स्टूडेंट्स, लायबिलिटी को एक फर्दर दो कैटेगरी में बांटा है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में कवर अप करेंगे, राइट। अगर हम बात करें अगली डेफिनेशन जो कि हमको पढ़नी है, वो कौन सी पढ़नी है? कैपिटल। कौन सी? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है आपका वो पैसा जो कि एक बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, राइट। हर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, वही क्या कहलाता है? आपका कैपिटल। जैसे इस कोचिंग को लेट से स्टार्ट करने में मैंने 10 लाख रुपए लगाया, लेट से, तो 10 लाख रुपए जो कि मैंने कोचिंग को स्टार्ट करने में लगाया, वो क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, एक और इम्पॉर्टेंट बेसिकली टर्म तो नहीं कहूँगा इसको, एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन समझो अकाउंट्स का, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ये होता है हमारा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या मतलब हुआ? मेरी अगर प्रॉपर्टी, बिजनेस की संपत्ति अगर 15 लाख रुपए है, मेरा कैपिटल 10 लाख रुपए, मतलब मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया है, तो बाकी 5 लाख रुपए कहाँ से आया होगा? लायबिलिटी, उधार। वो 5 लाख रुपए कहाँ का होगा? उधार का होगा। वो हमारा बिजनेस का क्या होगा? वो हमारे बिजनेस का लायबिलिटी होगा, राइट। हम बात करें, हमारा जो अगला एक टर्म है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्राइंग मतलब जो पैसा बिजनेस ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है, निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, मगर अगर मुझे अपने खुद के पर्सनल खर्चों के लिए अगर कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम उसको बिजनेस का खर्चा नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। जैसे मुझे अपने घर का रेंट पे करना है, वो मैं बिजनेस के पैसा लेकर के करूँगा, तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए? ड्राइंग्स। वो बिजनेस का खर्चा नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपके लिए? ड्राइंग्स, राइट। स्टूडेंट्स, इसमें और कुछ टर्म्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इनको अपकमिंग चैप्टर्स के साथ में इनको और क्लैरिटी के साथ में आप लोग को कराऊंगा, राइट। तो अभी आप लोग इस पर परेशान नहीं होंगे। हम जो कि अगले टर्म पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अगला टर्म हमारे लिए है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू भी पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ आपको सबसे पहले गुड्स के बारे में बताऊँ। किसके बारे में बताऊँ? गुड्स के बारे में बताऊँ। गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है कि जो सामान आप खरीदते हो रीसेल करने के पर्पस से, या जो सामान आप खरीदते हो फर्दर मैन्युफैक्चर करने के पर्पस से, वो क्या कहलाता है? गुड्स। जैसे मेरा लेट से मेरी अपनी कंप्यूटर की शॉप है, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, इन सब की शॉप है, तो मेरे लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप ये सब क्या हो जाएगा? गुड्स। मैं इन सबको क्यों खरीदता हूँ? बेचने के लिए। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये मेरे लिए गुड्स हो जाएगा, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैं लेट से ये पेन मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे इसका रिफिल, इसका नेब, ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए फिर क्या कहलाएंगी? गुड्स कहलाएंगी। बात समझ में आ रही? तो गुड्स का मतलब क्या हुआ? गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। एक बात और क्लियर करते हो स्टूडेंट्स, गुड्स भी एक टाइप का एसेट ही होता है। गुड्स भी एक टाइप का क्या होता है? एसेट्स ही होते हैं। गुड्स भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होते हैं, मगर हम उनको गुड्स कहते हैं, राइट। तो अब जैसे मेरे लिए मेरा कंप्यूटर की दुकान है, तो मेरे लिए एसी गुड्स नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड्स वर्ड हम किसके साथ में एसोसिएट करेंगे? गुड्स वर्ड हम एसोसिएट करेंगे उन चीज़ों के साथ में जिनको हमने किस पर्पज से खरीदा है? सेल के लिए, राइट। ये गुड्स वर्ड हम एसोसिएट करेंगे उन चीज़ों के साथ में जिसको आपने किस पर्पज से खरीदा है? सेल के पर्पज से। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला टर्म जानने का समय आ गया। अगला टर्म हमारे लिए है रेवेन्यू। अगला टर्म हमारे लिए है रेवेन्यू या सेल्स आप कह सकते हो। सेल्स, जैसे हम लोग पहले सेल्स पहले समझ लेते हैं। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है कि जब आप अपने गुड्स
आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दे तो मतलब आपने सामान को जब आप गुड्स को बेचते हो, जैसे मैंने लैपटॉप बेचा, मतलब लैपटॉप का बिजनेस याद रखिएगा, तो मैंने लैपटॉप को बेचा, लैपटॉप को जब बेचेंगे फिर वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? सेल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे लिए? सेल्स कहलाएगा। मैंने एसी को बेचा, वो हमारे लिए सेल्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस क्या चीज़ का है? लैपटॉप। तो अगर हम एसी को बेचेंगे तो वो हमारे लिए सेल्स नहीं कहलाएगा। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स या सर्विसेज। जैसे आई एम इनटू सर्विसेज, इनटू सर्विसेज, कोचिंग की सर्विसेज है, तो हम आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए जो हम पैसा जो कि लेंगे वो सेल्स कहलाएगा। वो आपका बेसिकली सेल्स मतलब क्या? जो आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो गुड्स का, ये जो आप सर्विसेज देते हो कस्टमर्स को फॉर एनी प्राइस, दैट अमाउंट इज नोन एज व्हाट? दैट अमाउंट इज नोन एज सेल्स। बात समझ में आ रही? अच्छा, आपने जो सामान जो कि सेल किया है, अगर वो सामान गुड्स वापस आ जाए, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? सेल्स रिटर्न। हम उसको क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न, राइट। फिर अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो अगला हमारा टर्म है परचेज और परचेज रिटर्न। अब देखो, परचेज टर्म भी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? आमतौर पर हम लोग परचेज, आज हम इतनी की परचेसिंग करके आज हम इतना परचेज कर लिए, हम परचेज टर्म बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। मगर अकाउंट्स में परचेज टर्म आप कब यूज़ करोगे? जब आपने गुड्स को खरीदा हो। किसको खरीदा हो? गुड्स को। तो अगर मैं लैपटॉप खरीदूंगा तो इसको मैं परचेज कहूँगा, मगर अगर मैंने एसी खरीदा तो इसको मैं परचेज नहीं कहूँगा। परचेज हम कब टर्म यूज़ करेंगे? परचेज टर्म का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमने क्या चीज़ खरीदा हो। द टर्म परचेज इज ओनली यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो गया? जो गुड्स हमने खरीदा है उसको हमने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट वुड बी कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। ये कहलाएगा हमारा परचेज रिटर्न, राइट स्टूडेंट्स। अगला टर्म हमारे लिए है कौन सा? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या? रेवेन्यू का मतलब होता है वो पैसा जो कि आपको आपके कस्टमर से मिलता है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको जो पैसा सर्विसेज दे करके मिला वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो कि हमको गुड्स को सेल करके मिलता है या जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके मिलता है, वही टर्म वही क्या कहलाता है हमारे लिए? रेवेन्यू। तो मैंने जो पैसा लैपटॉप को बेच करके लिया या जो कोचिंग दे करके लिया वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? मगर जो मैंने एसी को बेचा और एसी को बेचने से जो मुझे जो कि पैसा मिला वो रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। तो रेवेन्यू कब कहलाएगा आपका? जब आपने गुड्स को सेल किया या जब आपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया, इससे जो पैसा आपको मिला वो क्या कहलाएगा आपके लिए? वो आपके लिए कहलाएगा रेवेन्यू। क्लियर है? फंडा समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अब अगला टर्म हमको जानना है। रेवेन्यू आपने समझ लिया। रेवेन्यू के बाद में अगला टर्म हम लोग समझेंगे। अगला टर्म है हमारे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि आपने इनकर किया है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में और उसको सेल करने में या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। जैसे मैं कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो आई हैव टू इनकर सम कॉस्ट, टीचर्स का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, बाकी टीम मेंबर्स का पेमेंट, दैट फॉर मी इज व्हाट? एक्सपेंस। या अगर मैं लैपटॉप का बिजनेस कर रहा हूँ तो लैपटॉप को बेचने में कुछ खर्चे लगे होंगे, खरीदे होंगे, उसको रखे होंगे, उसको एडवर्टाइज किए होंगे, दुकान का बाकी का खर्चा, फिर बेचने में भी कुछ ना कुछ पैकेजिंग, ये वो हेन तेन दिखाने का, डिस्प्ले खर्चा, ये सब का सब खर्चा जो कि हमारा सामान को खरीद करके बेचने तक का लगता है, ये खर्चा क्या कहलाता है आपका? एक्सपेंस कहलाता है। ये खर्चा क्या कहलाता है आपका? एक्सपेंस कहलाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनकम की, अगला टर्म हमारे लिए क्या? अगला टर्म है हमारे लिए इनकम। इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स? इनकम एक्चुअली होता है आपका डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का जो आपका डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है आपका? इनकम। जैसे मैंने लैपटॉप को बेचा 40,000 रुपये का, खरीदा 30,000 रुपये का, तो जो बीच का जो कि डिफरेंस हुआ
वही क्या कहलाएगा हमारा इनकम। क्लियर पंडा समझ में आया कि नहीं? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड एज व्हाट इनकम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगला टर्म हमारा इनकम से जुड़ा हुआ है प्रॉफिट, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉफिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट होता है आपका एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। आपने एक लैपटॉप का डिफरेंस निकाला, वो इनकम कहलाएगा, मगर जो आपका टोटल लैपटॉप को बेचना और जो खरीदना, जो एक्सपेंस का जो कि डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हो कि ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, लेट्स से साल भर का, वो क्या कहलाएगा आपका? वो डिफरेंस आपका कहलाता है प्रॉफिट। क्या कहलाता है आपका डिफरेंस? वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द टोटल ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। फिर अगला टर्म है हमारे लिए गेन। क्या टर्म है? गेन। गेन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा फायदा जो कि हमको इंसिडेंटली हो जाए, जो कि हमारे मेन बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, अचानक से कुछ हो जाए। जैसे हमने किसी के ऊपर में कोर्ट केस किया हुआ है और वो हम जीत जाएं। मैंने अपना एसी बेचा और बेचने से मुझे अचानक से कुछ फायदा हो गया। ये सब कुछ क्या कहलाएगा हमारे लिए? ये सब कुछ हमारे लिए गेन कहलाएगा। अच्छा, अगला टर्म हमारे लिए है लॉस। क्या है? लॉस। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने प्रॉफिट, गेन और इनकम, तीन टर्म पढ़े फायदे के लिए, मगर नुकसान के लिए सिर्फ एक ही टर्म है। टर्म क्या है हमारा? लॉस। लॉस क्या डिनोट करता है स्टूडेंट्स? लॉस आपको डिनोट करता है वो नुकसान। लॉस आपको दो चीज बेसिकली डिनोट करता है। एक तो ये डिनोट करता है जब आपके एक्सपेंस ज्यादा है ओवर इनकम। एक क्या चीज डिनोट करता है? जब आपका एक्सपेंस, जब रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। जब रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो फायदा। उसको इनकम बोल सकते हो या प्रॉफिट बोल सकते हो। इनकम बोलोगे जब इंडिविजुअल होगा, प्रॉफिट बोलोगे जब टोटल। बात समझ में रखनी। मगर इसमें टोटल के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? लॉस। टोटल के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? लॉस। बात समझ में रखनी। दूसरा जो कि ये डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट हमको कोई बेनिफिट ना हुआ। जैसे बेसिकली थ्योरेटिकली तो ऐसा लिखा हुआ है, मगर लॉस आप ऐसे कह सकते हो कि आपने अपना कोई एसेट बेचा, 20,000 रुपये का एसेट था, मगर 15,000 रुपये में बेचना पड़ गया। इसको 25,000 में बेचे, तो जो 5,000 रुपये ज़्यादा में बेचे वो क्या कहलाएगा? गेन। प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि इंसिडेंटल हो गया, मेन बिजनेस की एक्टिविटी तो ना हुआ। मगर अगर वही 20,000 रुपये का चीज़ अगर आपने 15,000 रुपये में बेचा, तो 5,000 रुपये क्या कहलाएगा आपका? लॉस कहलाएगा। फंडा क्लियर होते हुए चल रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे आए तो हमने एक्सपेंस पढ़ लिया, इनकम पढ़ लिया, प्रॉफिट पढ़ लिया, गेन पढ़ लिया, लॉस पढ़ लिया, परचेज पढ़ लिया, परचेज रिटर्न पढ़ लिया, सेल्स पढ़ लिया, सेल्स रिटर्न पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक का मतलब वो चीजें जो कि आपने खरीदा था बेचने के लिए, मगर अनसोल्ड पड़ी हुई हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीजें जो कि अनसोल्ड पड़ी हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, इज नोन एज व्हाट? स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आपका अनसोल्ड पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, वही क्या कहलाता है आपका? स्टॉक। जैसे मैंने ये लैपटॉप खरीदा बेचने के लिए, अनसोल्ड पड़ा हुआ है, क्या कहलाएगा ये? स्टॉक। बात समझ में रखनी। अच्छा, ये देखो स्टॉक भी दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है, देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो कि आपका साल के अंत पर पड़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? साल के बिगनिंग में पड़ा हुआ है। जो साल के बिगनिंग में वो क्या कहलाएगा? और जो साल के अंत पर है वो क्या कहलाएगा? तो जो साल के बिगनिंग में वो ओपनिंग, जो साल के अंत पर है वो क्लोजिंग। जैसे जो मेरे पास में लेट से 31 मार्च 2021 को 5 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ था जो कि बिका नहीं है, वो स्टॉक कहलाएगा। आप लोगों ने स्टॉक सुना ना, मेरे पास में तो 5 लाख रुपए का स्टॉक है, मेरे पास में तो इतने का स्टॉक है। लोग कहते हैं ना, अरे हमारे पास में तो बहुत स्टॉक है, आप आइए आकर के देख लीजिए, कहते हैं ना लोग जो है। तो ये स्टॉक का वो लोग बड़ा अच्छे से कहते हैं कि अरे मेरे पास तो इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक का एक्चुअल मतलब क्या होता है? अनसोल्ड। तो देखा जाए
तो वो स्टॉक बता रहे जो कि अभी तक बिका नहीं है। लोग इसको बहुत बखान दे करके बताते हैं, मगर वो क्या होता है, वो ऐसा स्टॉक होता है, ऐसे गुड्स होते हैं जो कि अभी तक बिके नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकेंगे नहीं ऐसा नहीं है, बिके नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास में 31 दिसंबर 2021 को 5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 1 जनवरी 2022 को कितना स्टॉक पड़ा होगा? सेम। 1 जनवरी 2022 को स्टार्टिंग में कितना स्टॉक पड़ा होगा? सेम। तो जो हमारा 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। वही क्या बन जाता है आपका? तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो आपकी ओपनिंग में जो कि पड़ा हुआ हो अनसोल्ड, साल के शुरुआत में जो कि पड़ा हुआ अनसोल्ड। ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री, एक्चुअली फ्रेंड्स स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही जैसा टर्म है। स्टॉक इज अ नैरो टर्म, इन्वेंट्री इज अ वेरी वाइड टर्म। जैसे याद होगा आप लोग को, मैंने गुड्स में बताया था, गुड्स दो टाइप के, एक वो गुड्स जो कि आप खरीदते हो बेचने के लिए, और एक वो गुड्स जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हो, राइट। तो इन्वेंट्री की जब हम बात करेंगे ना, तो इन्वेंट्री में दोनों चीजें आ जाएगी। स्टॉक की जब हम बात करेंगे ना, तो फिर स्टॉक में क्या आता है सर? वर्ष वो चीजें जो कि हम खरीदते हैं किस पर्पज से? बेचने के। वो गुड्स जो कि हम खरीदते हैं किस पर्पज से? रीसेल। उसी को हम सिर्फ स्टॉक कहेंगे। मगर जब इन्वेंट्री कहेंगे तो फिर इन्वेंट्री में दोनों ही चीजें आ जाएंगी। क्या? एक तो वो भी चीज आ जाएगा जो कि आपने खरीदा है किस पर्पज से? रीसेल के पर्पज से, और एक वो भी चीज आ जाएगा जो कि आप किस पर्पज से कर दे? फर्दर मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब पेन मैन्युफैक्चरिंग में रिफिल लगता है, आपका निब लगता है, इसकी बॉडी लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ये सब एक तरीके से इसका क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमारे पास में साल के अंत पर इन्वेंट्री पड़ा हो सकता है रॉ मटेरियल का, कुछ ऐसे सामान पड़े हो सकते हैं जिस पर अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं करा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर कुछ ऐसा भी सामान हो सकता है जिस पर आपने कुछ काम करना तो स्टार्ट किया है, मगर अभी तक उसको कंप्लीट, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कुछ चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है। तो वो जो कि हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाया, वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगला हुआ हमारा इन्वेंट्री ऑफ, जो हमने पेन को मैन्युफैक्चर, वो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कहलाएगा। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड क्या? वो गुड्स जो कि आपने खरीदा है किस पर्पज से? रीसेल के पर्पज से। वो क्या कहलाएगा आपका? इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर स्टूडेंट्स ये अपने 4 टाइप के इन्वेंट्रीज हो गए। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर अगला टर्म हम लोग आ रहे हैं। अगला टर्म हमारे लिए क्या है? अगला टर्म हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल समझाने से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि डेटर के बारे में समझा दूं। ठीक है, और एक टर्म और समझा दूं, क्रेडिटर, राइट। तो डेटर कौन होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं जिनको हम गुड्स उधार पर बेचते हैं। अगर मैंने आपको, मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, आप मेरे पास आए, मैंने आपको लैपटॉप उधार पर बेच दिया, तो फिर आप मेरे लिए कौन कहलाओगे? डेटर। अच्छा, क्रेडिटर कौन होता है? जिनसे हम सामान उधार पर खरीदते हैं, जो हमें सामान, हमारी क्रेडिट, क्रेडिट मतलब समझते ना है? क्रेडिट मतलब हमारा अपना गुडविल, हमारा अपना नाम, हमारे अपनी क्रेडिट पर देता है। तो जो हमें सामान क्रेडिट पर देता है, जो हमें सामान उधार पर देता है, वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। कौन कहलाता है हमारे लिए? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब वो जो कि हमें सामान उधार पर बेचता है। डेटर मतलब हम जिसको सामान अपना उधार पर देते हैं। तो हमने आपको सामान उधार पर बेचा, आप मेरे लिए कौन हो गए? डेटर। हमने आपसे सामान उधार पर खरीदा, आप मेरे लिए कौन हो गए? क्रेडिटर। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? डेटर, क्रेडिटर, ये एक डिफरेंस क्लियर हुआ। अच्छा, आगे सुनो बहुत ध्यान से। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको सामान उधार पर बेचा, ध्यान सुनो, मतलब हर ही बार होगा ऑब्वियसली, मैंने आपको सामान उधार पर बेचा, आप मेरे लिए हैं डेटर, मैं आपके लिए कौन हूं? क्रेडिटर, क्योंकि आपने मेरे से उधार पर सामान खरीदा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आई बिकम क्रेडिटर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सुनो, हुआ क्या इसके अंदर में, मैं आपसे क्या पैसा मांगने के लिए, आपने कहा भैया पैसा अभी नहीं है, बाद में देंगे, ये वो हिलते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, एक स्टैम्प पेपर मंगवाते हैं, उस पर आप मुझे लिख करके दो
कि आप मुझे इतनी तारीख को इतना पैसा दे दोगे। आपने कहा ठीक है, हम उस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उस पर लिखा यू विल हैव टू पे मी 20,000 रुपीज़ ऑन इतना डेट एंड यू साइन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अब समझो जो ये स्टैम्प पेपर पर आपने मुझे लिख करके दिया, ये बन गया हमारे लिए बिल रिसीवेबल। क्या बन गया ये? बिल रिसीवेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग और डिटेल में बाद में आगे समझेंगे भी। बट बिल रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ कि बिल रिसीवेबल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? हम उसको फिर फ्रीली किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मैंने इनसे सामान खरीदा, इनको मेरे से पैसा चाहिए, मैंने इनको वही बिल रिसीवेबल दे दिया, इनका पेमेंट का वो काम करेगा। बात समझ में रखनी। तो बिल रिसीवेबल मतलब क्या हुआ? बिल रिसीवेबल मतलब ये हुआ कि जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। इसका डेफिनेशन हम बाद में और समझेंगे। बट हमको उसी बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा, हमको उसी स्टैम्प पेपर के अगेंस्ट पैसा मिलेगा। ये मेरे लिए कहलाएगा बिल रिसीवेबल, आपके लिए कहलाएगा बिल्स पेएबल। आपको उसके अगेंस्ट में क्या करना है? आपको पैसा पे करना है। हमको उसके अगेंस्ट में क्या होगा? पैसा रिसीव होगा। तो वो हमारे लिए क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। आपके लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल। आपके लिए बिल्स पेएबल, हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल। मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए वही सेम टू सेम चीज़ क्या हो गया? आपके लिए वही सेम टू सेम चीज़ हो गया। मेरे लिए बिल रिसीवेबल, आपके लिए वही सेम टू सेम चीज़ बिल्स पेएबल। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अगर बात करें तो हमारा डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को ही ऐड करके, दोनों को ही मिला करके अपने लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस का रिसीवेबल, जो अपने लोग ट्रांजेक्शन जो करते हैं उसका रिसीवेबल। ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, जो आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है और जो बिल्स पेएबल को पेमेंट करना है, वो दोनों को अगर ऐड कर दोगे, साथ में मिला दोगे, तो फिर ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका कहलाएगा ट्रेड पेएबल्स। ये आपका कहलाता है ट्रेड पेएबल्स। तो बिल रिसीवेबल आपके लिए क्लियर है, ट्रेड पेएबल्स आपके लिए क्लियर है आई गेस। फिर अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो एक टर्म और है, आपको समझना चाहिए। टर्म है अपने लिए कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो कि आप गिव अप करते हो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, वही उसकी कॉस्ट कहलाता है। नहीं कहते यार इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए गए, ये लैपटॉप मैंने खरीदा, 30,000 रुपये दिया, 30,000 रुपये कैन बी टर्म्ड एज व्हाट? कॉस्ट ऑफ दिस गुड्स। बात समझ में रखनी। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अपने एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स या सर्विसेज, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अगला टर्म जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टर्म है हमारे लिए वाउचर्स। क्या टर्म है हमारे लिए? वाउचर्स। वाउचर्स का मतलब क्या हुआ? वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि किसी भी पर्सन को ऑथराइज करते हैं कि वो उसके बेसिस पर पेमेंट कर सके। जैसे मैंने अपने ऑफिस में एक कैशियर बैठा के रखा है, अब उनको अगर किसी को सैलरी का पेमेंट करना है, किसी को कोई खर्चे के लिए पेमेंट करना है, तो वो पहले क्या करेंगे? वो एक वाउचर बनाएंगे, वो मेरे से उस वाउचर बना करके मेरे से उस पर साइन करवाएंगे कि सर हम इनको इतना पैसा देना चाहते हैं। वो जब मैंने साइन कर दिया तो फिर उनके पास में अथॉरिटी आ गया, फिर वो सामने वाले को फिर वो पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, वाउचर पर जिसको उन्होंने पेमेंट किया है उसका भी साइन होगा, रिसीवर सिग्नेचर, ताकि ये वेरीफाइड हो जाए कि उसको वो पैसा मिल गया है। साथ साथ में वो भी बाद में जो इसको पैसा मिला है वो भी बाद में ये ना बोल सके कि हमको तो ये पैसा नहीं मिला है। तो इसी वाउचर के बेसिस पर स्टूडेंट्स हम लोग आगे चल करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो वाउचर का मतलब क्या हुआ? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन्हीं के बेसिस पर आप ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, फिर अगर हम लोग आगे बात करें डिस्काउंट्स की, डिस्काउंट्स आप लोग समझते होंगे, अलावेंस, रिबेट, छूट, राइट। तो बेसिकली इसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, डिस्काउंट हमारे दो टाइप के, एक होता है ट्रेड और एक होता है कैश। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि आप गुड्स को बेचने के लिए देते हो, जैसे 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, ये क्या कहलाता है हमारे लिए? ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, एक और काइंड का डिस्काउंट दिया जाता है कैश डिस्काउंट। मैंने आपको सामान उधार पर बेच दिया, आप मुझे पता है कि आप पैसा दोगे मगर लेट लगा करके दोगे, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आपको क्या कहूँगा? अरे यार तुम एक काम करो,
तुमको पैसा एक हफ्ते में दे दो, हम तुमको 5% का डिस्काउंट दे देंगे। ये डिस्काउंट क्या कहलाता है आपका? कैश डिस्काउंट। बात समझ में रखनी, ये सामान को सेल करने के लिए नहीं होता है, ये किस लिए होता है? ये प्रॉम्प्ट पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए होता है, ये कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, दो और टाइप के डिस्काउंट आपको बताया, एक तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट, आप जब अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट अलाउड, आप जब सामान खरीदते हो और आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ जब आप किसी को किया तो फिर एक तरीके से वो आपके लिए खर्चा है, मगर डिस्काउंट आपको मिला तो फिर वो आपके लिए क्या है? एक तरीके से इनकम है, प्रॉफिट है, फ़ायदा हो रहा है। बात समझ में रखनी। फिर अपने अगला टर्म क्या यूज़ करेंगे, क्या टर्म पढ़ेंगे? एंट्री। जब भी आप किसी चीज़ को, किसी भी इवेंट को, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर, आप क्या करते हैं? एंट्री। तो आगे चल करके हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इस टर्म को यूज़ करने वाले हैं। मैं कहूँगा जन एंट्री पास करो, इसकी ये एंट्री पास करो, यहाँ पर देखो। तो बेसिकली एंट्री का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? एंट्री का मतलब होगा कि जो अपने बुक्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं एंट्री। फिर अपना एक टर्म है बैड डेब्ट्स। हम लोगों ने डेटर पढ़ा था। डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब वो पर्सन होता है जिसको हम सामान उधार पर बेचते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? जिसको आपने सामान उधार पर तो बेचा मगर वो बैड है, मतलब उसने आपको पैसा नहीं दिया, जिससे वो पैसा इरिकवरेबल हो गया है, अब उससे वो पैसा अपने को नहीं मिलेगा, वो क्या कहलाता है? बैड डेब्ट्स। ठीक है। अब इसी में एक दो टर्म और है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? कोई पर्सन जब दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो फिर वो क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी एक और टर्म होता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन जो कि पेमेंट कर सकता है, करने में सक्षम होता है, वो कौन कहलाता है? आपका सॉल्वेंट। एक टर्म हम लोग फिर और सीखेंगे, टर्म है हमारा क्या? स्टोर्स। तो स्टोर्स होता है, स्टोर्स का मतलब होता है कि वो मटेरियल जो कि हम अपने बिजनेस में कंज्यूम करेंगे, जैसे मोबाइल हो गया, पेचकस हो गया, नट्स हो गए, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें क्या होती हैं? सब स्टोर्स कहलाती हैं। सब क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज व्हाट? स्टोर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स हम लोग सब पूरा टर्म यूज़ करते हैं। रेवेन्यू मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझा दिया था स्टूडेंट्स। हम अगर अगले टर्म पर बात करें तो हमारा अगला टर्म है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखिए, रेवेन्यू का मतलब वो पैसा जो कि आपको गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करके मिलता है। अब देखो, मेरा हो सकता है कि एक मेन एक्टिविटी हो और कुछ सब्सिडरी काम भी मैं करता हूँ, कुछ कमीशन बेसिस पर भी कुछ काम मैं करता हूँ, तो जो मेरे को मेन काम से जो पैसा मिलेगा वो कहलाएगा मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और जो बाकी जो कि छुट मिलेगा वो कहलाएगा अदर रेवेन्यू। वो क्या कहलाएगा? जैसे मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, उससे जो फीस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मगर मैं कुछ लोगों को कहीं और कोचिंग में भेजता भी हूँ। लेट्स से साइंस का IIT की किसी को तैयारी करने मैंने कहीं और पर भेज दिया, उसको बदले मुझे कुछ कमीशन मिला, तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए? ये कहलाएगा मेरे लिए अदर रेवेन्यू। क्या कहलाएगा ये मेरे लिए? अदर रेवेन्यू। अब हम बात करें यहाँ पर एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी या बिजनेस एंटिटी हम लोग ऐसे इकोनॉमिक यूनिट्स के लिए बात करते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए बनाई गई हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखो, LG इलेक्ट्रॉनिक, विप्रो, मारुति, सब कितना आप पढ़ते हो, तो सर कौन किसके लिए एंटिटी वर्ड नहीं यूज करेंगे? जो कि प्रॉफिट के लिए ना बनाया गया। जैसे कोई क्लब, स्कूल्स, आपको पता है स्कूल्स नॉर्मली चैरिटेबल ट्रस्ट के पर्पज से बनाए जाते हैं, उसमें दिखाया यही जाता है, भले ही वो प्रॉफिट कितना भी कमाए, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक ट्रस्ट के तौर पर होता है। किस तौर पर होता है? ट्रस्ट के तौर पर। तो उनको दिखाया जाता है कि दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। बात क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ जाएं। अगला टर्म हमारे लिए टर्नओवर। जो हमारी टोटल सेल्स होती है, टोटल रेवेन्यू होती है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की, लेट्स से साल भर की, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? वही हमारे लिए कहलाता है टर्नओवर। आपने सुना होगा मेरा टर्नओवर 2 करोड़ है, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ है, मेरा टर्नओवर 10 लाख है। ये टर्नओवर मतलब वो पूरा अपना साल भर का सेल्स को ऐड करके बता रहे हैं। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे बिजनेस में यूज होते हैं, जैसे कैटल्स, हॉर्सेस, बहुत सारे एक्सेट्रा, आर नोन एज व्हाट? लाइव स्टॉक। फिर एक टर्म आता है हमारे लिए क्या? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? आप जो पैसा
जो है जो किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बाकी चीज़ों में लगाते हो, आपने शेयर सुना होगा, वो सब पैसा जो कि आप किसी और कंपनी में कहीं पर पैसा लगाते हो वो क्या कहलाता है आपके लिए? इन्वेस्टमेंट्स। फिर एक टर्म हमारे लिए आता है प्रोप्राइटर। क्या टर्म आता है स्टूडेंट्स? प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? जब कोई एक बिजनेस का सिर्फ एक लौता एक मालिक होता है तो फिर वो क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर। जैसे बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जहाँ पर एक बंदा मालिक होता है, एक होता है पार्टनरशिप जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग, 2, 3, 5, इसमें मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं, एक होता है कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग इसमें वो बन सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी है, कंपनी में जितने मालिक होंगे सबका शेयर होल्डर का होगा। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जितने मालिक होंगे आप उनको पार्टनर्स कहोगे, मगर प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही बंदा होगा और आप उसको क्या कहोगे? प्रोप्राइटर। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को अपने रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, जर्नल को भी फिर और फर्दर कैटेगरीज हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे के अपने वीडियोस में कवर अप करते रहेंगे। फिर एंट्री ऑलरेडी आप लोग को मैंने कवर अप किया है, डेबिट और क्रेडिट। हमारा अकाउंट्स टोटली, जैसे आपने एक अकाउंट्स की डेफिनेशन चैप्टर 1 में मेरे से कवर अप किया, बट मेरे लिए अकाउंट्स पता है क्या है? मेरे लिए अकाउंट्स है डेबिट और क्रेडिट का खेला। क्या है? डेबिट और क्रेडिट का खेला, खेल है। अकाउंट्स अपने को करना क्या होता है? अकाउंट्स में अपने को डेबिट और क्रेडिट ही करना होता है। डेबिट मतलब क्या होता है? डेबिट मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्रेडिट मतलब क्या होता है? राइट साइड। आगे चल करके जब हम लोग अकाउंट्स का थ्योरी से आगे जब कुछ प्रैक्टिकल्स करना सीखेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को कम से कम अफेक्ट करेगा। एक अकाउंट को आपको लेफ्ट साइड लिखना है और एक अकाउंट को आपको राइट साइड। मतलब एक अकाउंट को आपको डेबिट करना है और एक अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। अब क्या, किस रूल के हिसाब से कैसे होगा ये डेबिट क्रेडिट, यही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। हम लोग बहुत ही मज़े से पूरा अकाउंट्स पढ़ेंगे, बहुत ही खेला के तरीके से, खेलते खेलते हम लोग अकाउंट्स पूरा का पूरा सीखेंगे, बिलीव मी, ठीक है। फिर इनवॉइस या बिल, आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है? ठीक है, आमतौर पर ये डुप्लीकेट फॉर्म में होता है, ओरिजिनल कॉपी बायर को मिल जाता है और सेलर अपने पास में डुप्लीकेट कॉपी रिटेन करता है। अलावेंस, रिबेट या डिस्काउंट एक ही जैसे टर्म होते हैं, हालांकि यहाँ पर अलावेंस आपको बताया हुआ है कि अलावेंस हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं आमतौर पर जब हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ डिफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? डिफेक्ट, कुछ खराबी है, तो हम उसके लिए क्या अलाउ करते हैं? अलावेंस। फिर एक टर्म हमारा आया क्या? बैड डेब्ट्स, ऑलरेडी कवर अप कर लिया हम लोगों ने। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे टोटल 44 डेफिनेशंस थे चैप्टर नंबर 2 में कवर किए हुए। आई होप आप लोगों को पूरा चीज़ें समझ में आया होगा। कोई भी डाउट के लिए आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।